हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, तो बड़ा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 115 में, इकोसिस्टम पारितंत्र। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन इकोसिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन और लास्ट में अपने टाइप ऑफ इकोसिस्टम बताए थे, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। लास्ट में अपने कहा था कि जो कृत्रिम पारितंत्र है, मैन मेड है, कृत्रिम जो पारितंत्र हैं उनका स्थायित्व और जो विविधता है वो प्राकृतिक पारितंत्र की तुलना में कमी होती है। यस बेटा, यानी उनका स्थायित्व और विविधता प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में कमी होती है। तो देखिए बेटा, अगर अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या अपन कहें मैनमेड इकोसिस्टम कृत्रिम पारितंत्र की बेटा अपन बात करते हैं, तो देखिएगा कि प्राकृतिक की तुलना में आप जानते हैं बेटा कि लो डाइवर्सिटी यानी निम्न विविधता। भाई आप भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक फसल पारितंत्र है, तो फसल तो एक प्रकार का पादपी है, यस, और वहां अगर कोई दूसरे जंतु विकसित भी होते हैं तो मानव उनको नष्ट कर देता है। तो निम्न विविधता, लो डाइवर्सिटी होगी, जबकि प्राकृतिक की डाइवर्सिटी थोड़ी कम हो सकती है, कहीं की डेजर्ट की, इनकी बल्कि वर्षा वनों की तो बहुत ज्यादा होगी। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि जैसे ये लो डाइवर्सिटी हो गई, क्लियर, और अपन बात रहा कि ये स्वनियमनकारी इकाई नहीं होगा, यानी सेल्फ रेगुलेशन का अभाव, स्वनियमन का अभाव होगा, जबकि प्राकृतिक में सेल्फ रेगुलेशन होता है। यस, फिर देखो बेटा अपन बात करेंगे कि भाई जो कृत्रिम पारितंत्र हैं वहां पर अपन बात बेटा कि लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी खनिजों का जो प्रवाह है, खनिजों का प्रवाह वो भी बहुत कम होगा, लिटिल होगा। यस, बस एक विशेषता है कि बेटा अपन बात रहे कि इनमें हाई प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोच लेना उच्च उत्पादकता। यस बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल से ज्यादा होती है, नेचुरल में वो वेरिएबल होती है। अगर अपने यहाँ नोट दें कि भाई नेचुरल में वो जो प्रोडक्टिविटी होती है वेरिएबल होती है। जैसे डेजर्ट के, अभी अपन आगे उत्पादकता पढ़ेंगे तो बताएंगे कि डेजर्ट की बहुत कम है, लेकिन वर्षा वनों की बहुत ज्यादा है, वो कृत्रिम से ज्यादा। लेकिन जनरली ये एक कैरेक्टर होता है जो कृत्रिम पारतंत्रों में ज्यादा होता है, हाई प्रोडक्टिविटी। यस, तो ये कुछ गुण होते हैं किसके, जो अपन बात रहे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, मैनमेड इकोसिस्टम होता है। खैर अपन वहां सारी बातें कर चुके थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा कि देखो, इकोसिस्टम अगर अपन आकार की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि भाई इकोसिस्टम हमेशा बहुत बड़ा ही होता है ना। जनरली देखो, मैं आपके सामने कहूंगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज। यस बेटा, तो अपन कहेंगे कि भाई पारितंत्र छोटा व बड़ा हो सकता है। भाई आकार में वो छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। यस बेटा, और क्योंकि देखो मैं सारी बातें आपके सामने क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बेटा इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। तो आप दिमाग लगाना कि जल की एक बूंद, एक वाटर की ड्रॉप को, जो तालाब या समुद्र की हो सकती है, जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है। और कैसे माना जा सकता है अपन
इसी लेक्चर में भी देखो आगे प्रूव कर देंगे उसको, है ना, सत्यापित कर देंगे। तो जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आकार के आधार पर पारितंत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए कि अपन यहां पर ऐसे बांट देते हैं बेटा, इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले अपन यहां क्या ले रहे हैं बेटा, नैनो इकोसिस्टम, नैनो। उसके बाद अपन लेते हैं माइक्रो इकोसिस्टम। उसके बाद अपन क्या लेते हैं बेटा, मैक्रो इकोसिस्टम। और फिर बात करते हैं मेगा इकोसिस्टम। तो समझ रहे हैं आप कि बेटा देखो, नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो और मेगा इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम जैसे अपन ने भी बताया, जल की एक बूंद, अति सूक्ष्म जल की एक बूंद, ये आप कह रहे हो कि भी वाटर की ड्रॉप, नैनो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम जैसे छोटे तालाब या जो झील आती है, ये सारी बातें होगी। और मैक्रो इकोसिस्टम जैसे थोड़े आकार में बड़े होंगे, जैसे वन, यस, फॉरेस्ट, या जैसे अपन बात करें कि ग्रासलैंड जो होते हैं, तो ये आपके हो गए मैक्रो इकोसिस्टम। और मेगा इकोसिस्टम जैसे बहुत बड़ा महासागर, यानी महासागर का बड़ा क्या, महासागर अनंत होते हैं, ओशियंस, ये हो गए। यस बेटा। तो खैर ये तो अपने बात कर दी कि नैनो इकोसिस्टम अति सूक्ष्म जल की एक बूंद भी इकोसिस्टम हो सकता है। माइक्रो इकोसिस्टम तालाब, झील। मैक्रो इकोसिस्टम वन, ग्रासलैंड। और मेगा इकोसिस्टम महासागर, ओशियन। और अपन एक बात कही थी शुरू में, जब अपन इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ रहे थे, पारिस्थितिक पदानुक्रम पढ़ रहे थे, अपन ने कहा था बेटा कि कम्युनिटी तक जैविक घटक है, लेकिन कम्युनिटी के बाद जैसे ही बायोटिक कम्युनिटी में एबायोटिक फैक्टर ऐड होते हैं तो इकोसिस्टम। अब उसके बाद जो अपन अगली इकाइयां देते हैं, बायोम, बड़े बड़े इकोसिस्टम ही बायोम है, और बायोस्फीयर। तो अपन ने कहा था कि पृथ्वी का समस्त भाग जहां जीवन संभव है, चाहे वो जल हो, चाहे वो स्थल हो, चाहे वो वायु हो, इट मीन बायोस्फीयर, जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, यानी उसको अपन ने कह दिया था ग्लोबल इकोसिस्टम। यस बेटा। तो ये बात आपके सामने क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस। अब देखिएगा बेटा कि देखो, अब अपन बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के घटक, पारितंत्र के घटक की बात करेंगे। पारितंत्र के घटक, तो सीधी सी बात है बेटा, अपन कहेंगे यहां पर कि भाई पारितंत्र जैविक यानी बायोटिक, पारितंत्र जैविक, बायोटिक व एबायोटिक कंपोनेंट, यानी बेटा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यानी बेटा इकोसिस्टम की संरचना के अंदर बायोटिक, जैविक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर बेटा? अब देखिएगा कि भाई बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, तो अब अपन यहाँ पूरा एक व्यू देते हैं कि भाई इकोसिस्टम की संरचना में क्या क्या आता है और किसका रोल क्या होता है, वो सारा अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं बेटा। यस। तो नेक्स्ट देखिएगा
यहाँ देखिए बेटा कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के घटक। तो देखिए बेटा कि जो पारितंत्र की संरचना है, पारितंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो पारितंत्र की संरचना में दो घटक आपके मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं क्या, बायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक, यानी बेटा स्थान विशेष के जितने भी पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, जो अपघटक, वो सारे मिलकर आपको बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसको मैं बायोटिक कम्युनिटी कहूं, जैविक समुदाय कहूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोटिक कम्युनिटी। तो ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। यस बेटा, देखिए कि बायोटिक कंपोनेंट फर्स्ट घटक हो गए, और दूसरे जो घटक होते हैं इकोसिस्टम के, ये अपन बात रहा कि क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक होते हैं। यस बेटा, अब आप देखिएगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जैविक घटक, है ना, तो ये अपन बात रहा कि क्या होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी। यस बेटा, और दूसरे अपन बात रहे कि आपके होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता। और ये जो उपभोक्ता होते हैं बेटा, ये आप समझ सकते हो अच्छे से कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोड्यूसर, उत्पादक, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। अभी आगे इनका पूरा अपन व्यू पढ़ेंगे कि भी जो प्रकाश की उपस्थिति में, या अपन बात रहा कि स्पेसिफिक ऊर्जा की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लें, तो प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये कंज्यूमर हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, कंज्यूमर दो टाइप के आपके होते हैं। एक होते हैं बेटा मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता यहां पर होंगे, मैक्रो कंज्यूमर गुरु उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता होंगे मैक्रो कंज्यूमर। और दूसरे आपके होंगे बेटा माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर आपके होंगे बेटा सूक्ष्म उपभोक्ता। या फिर यहां इस बायोटिक के आप तीन कैटेगरी दे सकते हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या सीधा आप इसको डीकंपोजर। या इसको कंज्यूमर में लोगे तो माइक्रो कंज्यूमर की बात करोगे तो ये आपन बात हो रहा है कि डीकंपोजर भी होता है, अपघटक। तो ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, मैन ये कंज्यूमर, और डीकंपोजर। बात को समझ रहे हैं? तो ये तो आपके हो गए बेटा बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। यस, उसके बाद देखो एबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक। यस, और ये तो आप जानते हो कि विभिन्न जाति संरचना हो गई, उत्पादक, पादप, जंतु, और जो अपघटक सूक्ष्म जीव है। यस बेटा, तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है, तो एबायोटिक कंपोनेंट जैसे अपना आदरा की जो भौतिक पर्यावरण होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, और उसके साथ जो कैटेगरीज होती है मैं आपको बताऊं, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट में अपने जो क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, जो पिछले चैप्टर में अपने पूरे पढ़ लिए, जलवायु कारक, समझ रहे हो, यानी जलवायु कारक आप समझ रहे हैं कि भी मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, ये जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, अजैव कारक। एक तो ये हो गए।
इसके अलावा बेटा अपन ने सेकंड कैटेगरी बताई थी इडेफिक फैक्टर, मर्दीय कारक। इडेफिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर बेटा आपको मैंने बताए थे मर्दीय कारक। मर्दीय कारक यानी जो मर्दा की भौतिक संरचना और उसका संगठन, मर्दा की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना व संगठन। तो संगठन के अंदर आप जानते हो कि मर्दा में अकार्बनिक खनिज भी होते हैं। संगठन में आप समझ सकते हो कि मर्दा में अकार्बनिक खनिज, इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं, अकार्बनिक खनिज, इसके अलावा वायु, O2, CO2, ये आप समझ रहे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अकार्बनिक खनिज। और कुछ आप जानते हो कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे आप जानते हो कि पादप की शाखा, पत्ती या कोई भी जंतु मर्त हो गया, बात को समझ रहे हैं, तो मर्त कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो आप समझ सकते हो बेटा कि डेट्रिटस होते हैं। अपरद, मर्त कार्बनिक पदार्थ, अपरद जो होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा सोयल के अंदर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस आगे अपन क्लियर करेंगे। तो ये सारे अपन बात रहा कि जो कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं तो इस प्रकार अपन बात रहा कि ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। यस, और ये सारे आपके इकोसिस्टम के क्या होते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक घटक होते हैं। यस, अब देखिए बेटा कि बायोटिक कंपोनेंट का नेचर के अंदर इकोसिस्टम में क्या भूमिका होती है, अलग अलग भूमिका होती है। तो अपन प्रत्येक को अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, बात को समझ रहे हो। तो इसके अलावा यहाँ जो एबायोटिक है उसमें टोपोग्राफी जो स्थलाकृति कारक मैंने आपको बताया था, कहीं पर ढलान है, कहीं पर पठार है, अलग अलग वो है। तो अब नेक्स्ट देखिए बेटा अपन अब इसको बिल्कुल एक एक पहले अपन स्टडी करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की। किसकी स्टडी करेंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट की। यस, और एक एक की कैटेगरी यानी इसका भूमिका क्या है इकोसिस्टम में, तो वो अपन सिद्ध करेंगे, समझ रहे हो। और उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा कि संरचनात्मक घटक क्या है इकोसिस्टम के, और फिर इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या है। यस, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट अपन बात करते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवित जीवधारी, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, अपघटक, ये सब मिलकर इकोसिस्टम के, पारितंत्र के बायोटिक कंपोनेंट को निर्मित करते हैं, जैविक घटक को। अब इन सजीवों की पारितंत्र में अलग अलग भूमिका होती है, तो इनके ये ग्रुप बनाए गए हैं। तो अपन ने सबसे पहले ग्रुप की जो चर्चा की थी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स थे बेटा, वो प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, उत्पादक थे, बात को समझ रहे, प्रोड्यूसर्स, क्लियर बेटा। और आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर स्वपोषी, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यस, और ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यस बेटा, और आपको पता है अकार्बनिक, अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से, अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करते हैं, जैसे CO2H2O से ग्लूकोज का। तो आप समझ रहे हो कि अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। आप अपने एक बात लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर, जीवाणु में एक स्वपोषी की कैटेगरी होती है रसायन संश्लेषी, तो रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर सभी स्वपोषी
जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं सभी स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी होते हैं। है ना बेटा, सभी स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो तो यही बात है कि भाई रसायन संश्लेषी जीवाणु भी और चाहे प्रकाश स्वपोषी हो, दोनों ही अकार्बनिक कच्चे पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषी को सौर ऊर्जा से मतलब नहीं होता है। किसी रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन जो प्रकाश स्वपोषी होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से सोलर एनर्जी को, सौर प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और सौर प्रकाश को अवशोषित करके फिर आप जानते हो कि जो एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी का यूज अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में, यानी CO2 H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो आप जानते हैं बेटा कि ये केवल रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर सभी स्वपोषी क्या होते हैं, प्रकाश स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी तो आपको पता ही है कि प्रकाश स्वपोषी तो लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में लाइट एनर्जी आपको पता है बेटा कि केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। यस, इसलिए आप इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और ये आप जानते हो बेटा कि ये ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कि जो सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाले प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो ये ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, कहलाते हैं। और आप जानते हो बेटा ये पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवेश को ये कराने के जिम्मेदार होते हैं, कराने के लिए। यस बेटा, समझ रहे हो। तो ट्रांसड्यूसर या क्या कहलाते हैं, कन्वर्टर। अब देखो अपन एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन प्रोड्यूसर्स में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन उत्पादक में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सम्मिलित होते हैं बेटा स्वपोषी जीवाणु। अब स्वपोषी जीवाणु ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, चाहे वो रसायन संश्लेषी हो यानी रसायन स्वपोषी हो या प्रकाश स्वपोषी, क्योंकि बेटा रसायन स्वपोषी भी अपना भोजन तो स्वयं संश्लेषित करेगा ना। अपन ने कहा था कि जो गहरे समुद्र के गहरे तापीय क्षेत्र हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, वैसे इकोसिस्टम में तो प्रोड्यूसर यही है, रसायन संश्लेषी। ये भी तो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे। बस यही तो है कि ये ऊर्जा कहां से, सूर्य से न लेकर किसी केमिकल, किसी रसायन का ऑक्सीकरण करेंगे और फिर से उससे ऊर्जा मिल जाएगी। उसका यूज फिर अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। बात तो यही है ना। तो स्वपोषी जीवाणु, रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी दोनों प्रोड्यूसर होंगे। उसके बाद आप समझ सकते हो जैसे बीजीए, नीलहरी शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक। तुम्हें पता है कि जलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, जलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक। पता है ना कि जैसे जलीय पारितंत्र में जो सबसे चीप प्रोड्यूसर होते हैं वो डायटम और डायनोफ्लेजेट्स होते हैं, डायटम, डेस्मिड, क्राइसोफाइट्स। यस बेटा। फिर अपन कहते हैं कि बीजी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी, शैवाल, जितने भी टाइप के शैवाल होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं, एल्गी, शैवाल। और फिर अपन बात करते हैं जैसे प्लांट्स जो बड़े वृक्ष होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्थलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, मुख्य उत्पादक। तो बेटा देखो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर में सम्मिलित होंगे।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक घटक है बेटा, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और ये आप जानते हो पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवेश इन्हीं के द्वारा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद बेटा देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके होते हैं कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता। कंज्यूमर, तो आपको मैंने उपभोक्ता बताए थे, कंज्यूमर। यस बेटा, आप जानते हो कि ये जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, ये विषमपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये विषमपोषी होते हैं, यानी बेटा क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स विषमपोषी होते हैं। अब आप कंज्यूमर को पहले ऐसे दो कैटेगरी में बांट दो, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, कि एक तो बेटा आपके होते हैं मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता। मैक्रो कंज्यूमर जो भी वहां पे बताया था, गुरु उपभोक्ता। और एक आपके होते हैं माइक्रो कंज्यूमर, सूक्ष्म उपभोक्ता। यस बेटा, ये इनको अपन कह सकते हैं बेटा डीकंपोजर, अपघटक। डीकंपोजर से नहीं, अपघटक। यस, तो या तो ऐसे तीन कैटेगरी बना दो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डीकंपोजर। ऐसे बना दो कि कंज्यूमर को दो पार्ट में, है ना, एक आपके होते हैं मैक्रो कंज्यूमर और एक आपके क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर सारे विषमपोषी होते हैं। यस बेटा, अब देखें कि इसमें सबसे पहले अपन जो स्टडी करेंगे वो अपन किसकी करेंगे, मैक्रो कंज्यूमर की। किसकी करेंगे भी, मैक्रो कंज्यूमर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां पढ़ते हैं मैक्रो कंज्यूमर। सिंपल बेटा, ये खैर सारी लाइनें आप पहले, तो देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाता हूं यहां, जो भी मैक्रो कंज्यूमर होते हैं और माइक्रो कंज्यूमर होते हैं। अब देखो बेटा, कंज्यूमर में अब फर्स्ट जो आपके हैं मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता। तो देखो बेटा कि मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता, यानी जो भी एनिमल्स होते हैं, जगत एनिमेलिया होता है। और आपको पता है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, भाई ये सारे विषमपोषी तो हैं ही, और होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब जंतु सम पोषण करते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर कौन है, मैं आपको बता दूं कि ये पहले खाते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, है ना बेटा। यानी ये पहले खाते हैं और फिर पचाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर अपने शरीर के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। तो ये पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। बात को समझ रहे हो, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करके, भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन, अंतर्ग्रहण करके शरीर के अंदर ही पचाते हैं। चाहे बेटा वो एक कोश का अमीबा भी क्यों ना हो, वो भी तो प्राणी संपोषण ही करता है ना। भोजन के कण को अपने शरीर के कोशिका के अंदर ले लेता है और फिर पहले अंतर्ग्रहण करता है फिर पचाते हैं। तो भोजन को अंतर्ग्रहण करके शरीर के अंदर ही पचाते हैं। तो ये आपके मैक्रो कंज्यूमर होते हैं।
अब सीधी सी बात है बेटा कि जो मैक्रो कंज्यूमर है उसमें पोषण व्यवहार के आधार पर आपको 3 समूह बताए गए हैं पोषण व्यवहार के आधार पर, यानी भोजन के प्रकार के आधार पर। भोजन के प्रकार के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, इसके अंदर जो ए कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी यानी अपन बात बेटा की प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर बेटा प्राथमिक उपभोक्ता। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता। तो कौन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? देखो बेटा ये पीसी होते हैं क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, प्रकाश स्वपोषी यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। और ये पीसी तो आप जानते हो कि ये सीधे तौर पर मतलब प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। बेटा अपन ने पहले वहां लाइट पढ़ा था, वहां पिछले चैप्टर में एक लाइन बोली थी कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी विषमपोषी हैं मतलब जंतु, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर हैं, क्योंकि पादप होंगे तो शाकाहारी, शाकाहारी होंगे फिर मांसाहारी, है ना। लेकिन ये तो केवल और केवल शाक भक्षी होते हैं, केवल शाक भक्षी होते हैं, यानी ये सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, पादपों पर निर्भर होते हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे बेटा कि ये हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, शाकाहारी प्राणी हैं, ये हर्बीवोरस है। यस बेटा। और इनको अपन क्या कहते हैं की इंडस्ट्री एनिमल, की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा की इंडस्ट्री एनिमल, इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यही है जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। यही है बेटा जो प्लांट मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनिमल मैटर में। यस, तो इनको आपकी इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल पादप भागों का भक्षण करते हैं, पौधों पर ये डिपेंड होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल है, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। यस। अब देखिएगा बेटा इन्हें अपन देखो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश ऊर्जा को, रसायन ऊर्जा को यूज करके, वो आपके होते हैं स्वपोषी, वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते हैं, ये तो पौधों पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऐसा क्यों? ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। भाई इनको आप सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? बात को समझे। क्योंकि आप जानते हो बेटा, देखो ये क्या करते हैं, ये जंतु क्या करते हैं, इसलिए सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो आप क्या कहोगे बेटा कि ये जंतु पादप भागों को खाते हैं सीधे, और प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है, सेलुलोज। तो ये जंतु सेलुलोज का पाचन करके, है ना बेटा, ये एनिमल्स क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करके अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों, अन्य प्रकार के
अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों जैसे कि फैट व प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में संचित कर लेते हैं। संचयित कर लेते हैं, यानी सेलुलोज का पाचन करके उसको अन्य प्रकार के कार्बन पदार्थों से फैट और प्रोटीन में परिवर्तित करके फैट और प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में संचयित कर लेते हैं। और ये संचयित भोज्य पदार्थ या ये संचयित फैट व प्रोटीन, ये संचयित फैट और प्रोटीन भोजन के रूप में उन जंतुओं को उपलब्ध कराते हैं उन जंतुओं को उपलब्ध करवाते हैं जो सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं रखते या सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं रखते। यस बेटा, तो जानते हो जैसे खरगोश है या गाय भैंस भेड़ बकरी जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, सेलुलोज का पाचन करके अपने ही बॉडी के अंदर अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ फैट और प्रोटीन के रूप में संचित कर लेंगे, और संचित कर लेंगे तो फिर वो संचित भोजन उनको भोज्य के रूप में, उनको भोजन के रूप में उपलब्ध कराएंगे जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। बात को समझे? तो इसलिए उन मांसाहारियों के लिए ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब देखिए बेटा कि कौन कौन प्राइमरी कंज्यूमर में सम्मिलित होते हैं पीसी में, है ना। तो आप जानते हैं कि एग्जाम्पल यानी बेटा कौन कौन इंक्लूड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर में। यस, तो देखिएगा कि भाई इसके अंदर जैसे अपन स्थल की बात करें, स्थल पर आप जानते हैं कि जैसे बेटा या सीधे आप सब कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको कुल कीटों का 25% बताया था जो पादप रस चूसते हैं, पादप रस खाते हैं, तो होते हैं फाइटोफैगस इंसेक्ट यानी पादप भक्षी कीट, जैसे ग्रास होपर, टिड्डा। यस, इसके अलावा अपन बात करते हैं बेटा कि जैसे जलीय पारितंत्र के अंदर आप समझ रहे हो कि पादप प्लवक को खाने वाले जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक। इसके अलावा जलीय पारितंत्र में और भी होते हैं, मोलास्क होते हैं, कुछ मोलास्क हो गए। यस बेटा, और जैसे स्थलीय पारितंत्र में जो बड़े जंतु हैं, शाकाहारी जंतु, तो हिरण है, काऊ गाय, गोट जो बकरी है, या जैसे पर बात रैबिट हो गया, रैट, चूहा, ये सारे। तो आप जानते हैं बेटा कि ये सारे आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो केवल और केवल शाक भक्षी होते हैं, सीधे तौर पर अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं और पादपों का भक्षण करते हैं। तो ये सभी 100% बिना किसी अपवाद के, क्योंकि सीधे पादपों खाते हैं, तो ये सभी प्रीडेटर हैं। ये सभी क्या है बेटा? प्रीडेटर। ये सभी प्रीडेटर हैं, परभक्षी है। बात को समझे? तो ये सब अपन बात बता कि इसके अंदर इंक्लूड हो गए। और कुछ ऐसे बर्ड भी मैं आपको यहां बता दूंगा, कुछ ऐसे बर्ड भी जो सीड या फ्रूट खाते हैं, वो बर्ड जो सीड या फ्रूट खाते हैं ना, वो बर्ड भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यस बेटा, तो ये आपके हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। तो सारी बात आपके सामने क्लियर कर दी मैंने। अब देखिए, तो मैक्रो कंज्यूमर में यानी जो अपना भोजन पहले अंतर्ग्रहण करके उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ही पाचन करते हैं,
यानी बेटा पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, वो मैक्रो कंज्यूमर में पहली आपकी श्रेणी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी। यस बेटा। अब आप नेक्स्ट देखिएगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। तो मैक्रो कंज्यूमर में जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको अपन देख लेते हैं बेटा। यस, तो देखिएगा अब आपके हो गए बेटा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। तो बेटा जो द्वितीयक उपभोक्ता है सेकेंडरी कंज्यूमर है, मैं आपको बता दूं। फिर देखो कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं या शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले होते हैं। यस बेटा। तो ये शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। यस बेटा, यानी शाकाहारी जंतुओं को ये खाने वाले होते हैं कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये इनको अपन बात उठा कि सेकेंडरी कंज्यूमर को अपन प्राइमरी कार्निवोरस भी कहते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस। भाई प्राइमरी कार्निवोरस भी कह देंगे इनको, बात को समझ रहे हो बेटा। और ये शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले, भक्षण करने वाले आपके होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कौन कौन हो जाएंगे आपके, जैसे कैट, बिल्ली, डॉग, वॉल्फ, भेड़िया, ये स्थलीय पारितंत्र में। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि जलीय पारितंत्र में आप समझ सकते हैं कि हाइड्रा है, हाइड्रा भी तो मांसाहारी होता ना, फ्रॉग भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। यस, तो कैट, डॉग, वोल्फ है तो ज्यादातर स्थल में हाइड्रा, फ्रॉग है। या फिर देखो ये कुछ इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस बर्ड, ऐसे बर्ड जो कीटों को खाते हैं, कीट भक्षी पक्षी, कीट भक्षी पक्षी। भाई जैसे पौधे के ऊपर, पौधे पर कीट, तो पौधा प्रोड्यूसर हो गया, कीट हर्बिवोरस शाकाहारी हो गया यानी प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर उसको पक्षी खा रहा है तो वो आपका क्या होगा, इंसेक्टिवोरस बर्ड। तो ये सारे अपन बात रहा कि किसमें इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है बेटा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और भी ट्रॉफिक लेवल ले सकते हैं, जैसे सांप, ये भी इसमें आ सकते हैं, बात को समझ रहे हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। फिर आप देखो बेटा कि अपन सीधा ले लेते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या अपन कहें तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या इनको अपन कहते हैं टॉप कार्निवोरस कह दें, टॉप कार्निवोरस, शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो ये बेटा कुछ ऐसे मांसाहारी होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो अन्य मांसाहारी जीवों का भी भक्षण, शाकाहारी का भी भक्षण कर सकते हैं और अन्य मांसाहारी जीवों का भी भक्षण कर सकते हैं, लेकिन इनका भक्षण कोई नहीं करता है। तो ये आपके होते हैं टॉप कार्निवोरस, है ना बेटा, इनका भक्षण कोई नहीं करता है। तो टर्सरी कंज्यूमर के अंदर कौन कौन आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर में जैसे मैं आपको बता दूं टाइगर है, एग्जांपल में दो आपको टाइगर, लॉयन, है ना, बाघ, शेर, है ना,
टाइगर है, लॉयन है, हॉक, हॉक होता है बाज, बाज होता है हॉक, या फाल्कन है ना, हॉक हो गया, पिकॉक हो गया, मोर, ये सारे अपन बात रहा कि आपके क्या हो गए, टर्सरी कंज्यूमर, ये अपन ने कह दिया आपको टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। यस, तो टाइगर, लॉयन है, हॉक है, पिकॉक है, यस, या यहां अपन बात रहा कि फाल्कन, फाल्कन है, ये सब हो गए। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि इन सबको अपन बात रहा कि टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस, यानी ये शाकाहारी जंतु का भी भक्षण कर सकते हैं और मांसाहारी का भी कर सकते हैं, लेकिन इनका भक्षण कोई नहीं करता है, टॉप कंज्यूमर का, टॉप कार्निवोरस का भक्षण कोई नहीं करता है। यस, तो ये सारे आपके हो गए मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, जिसमें अपन ने 3 श्रेणी ले ली, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस जो आपने ली, और ये आपके टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस। यस बेटा, समझ रहे हो? तो ये सारी कैटेगरी आपने ले ली, और किसमें, मैक्रो कंज्यूमर में। अब अपन बात करते हैं किसकी, माइक्रो कंज्यूमर की। किसकी बात करेंगे बेटा, माइक्रो कंज्यूमर। तो देखिए माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अब आप समझ सकते हो कि कंज्यूमर की जो सेकंड कैटेगरी होती है माइक्रो कंज्यूमर, या फिर अपन प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बाद सीधा बोल दें डिकम्पोजर, लेकिन यहां पर बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, मर्तोपजीवी पोषण वाले होते हैं, है ना। तो माइक्रो कंज्यूमर, देखो बेटा कि माइक्रो कंज्यूमर की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, उसी को माइक्रो कंज्यूमर कहोगे। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म होने से, अमीबा, अमीबा मैक्रो कंज्यूमर है, क्योंकि आपको पता है कि एक अमीबा होता है, एक सेल होती है, लेकिन वो यहाँ भोज्य कण आ जाता है, तो सतह से आपको पता है भोज्य कणों को अंतर ले लेता है, फिर अंतःकोशिकीय पाचन, शरीर के अंदर पाचन करता है, अंतःकोशिकीय पाचन, बात को समझे। तो वो तो अंतर ग्रहण करके पाचन करता है, तो मैक्रो है। यहां देखो माइक्रो कौन होगा, जो पहले बाहरी, पहले पचाते हैं, पहले पचाते हैं, पहले पचाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, यानी बेटा ये अवशोषणी पोषण करते हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, अवशोषणी पोषण। और अवशोषणी पोषण करने वाले तो प्रकृति में जीवाणु और कवक ही, बैक्टीरिया और फंजाई। और अवशोषणी पोषण के आधार पर देखो सारे फंजाई विषमपोषी हैं, और एनिमल भी विषमपोषी, एनिमेलिया भी, लेकिन फंजाई एक अलग अद्भुत जगत बनाया गया था 5 जगत में, वो किसके बेसिस पे, अवशोषणी पोषण के आधार पर ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहले क्या करते हैं, पचाते हैं, फिर खाते हैं, यानी अवशोषणी पोषण करते हैं, अवशोषणी पोषण करते हैं, ओस्मोट्रॉप्स हैं बेटा। यस, तो देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं, अर्थात ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रकृति में एंजाइम, यानी बहुत सारे एंजाइम रिलीज, एंजाइम विमुक्त करके, एंजाइम विमुक्त करके जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थों का, मर्त कार्बनिक पदार्थों का, मैं सीधी सी बात कहूं बेटा, मर्त कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं, है ना बेटा। जानते हो प्रकृति में ये मर्त कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं। जैसे बेटा जो भी डेड हो जाता है, कोई भी पादप की शाखा, पत्ती, पुष्प जो मर्त हो जाए, या कोई भी जंतु मर्त हो जाए, और जंतुओं का मलमूत्र, तो एक वहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसको आप कहते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं,
कि जिसको अपन कहते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस होता है अपरद। अपरद। तो डेट्रिटस क्या होता है बेटा? अपरद। यस, यानी अपरद क्या है? जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ। जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ, ये आपके डेट्रिटस अपरद। यस, यानी पादप का कोई भाग, शाखा, पत्ती जो मर्त हो गया, या कोई भी मर्त जंतु मरने के बाद जटिलतम मर्त कार्बनिक पदार्थ है डेट्रिटस है। डेट्रिटस। और आपको अच्छे से पता है कि भाई कोई पादप मरा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है? सेलुलोज ही तो है। और अपने एनिमल की बॉडी प्रोटीन ही तो है। यस, तो यहां देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? सेलुलोज, प्रोटीन, यही तो होते हैं ना, ये लो जी। अब क्या करेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको आप कहते हो डीकंपोजर्स, ये जो अपघटक हैं जिनको आप क्या कहते हो बेटा? डीकंपोजर्स। तो ये जो डीकंपोजर्स हैं ये क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, जो डीकंपोजर्स हैं बेटा, अपघटक हैं, वो मृदा में जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ पड़े हैं ना, तो ये डीकंपोजर्स इसके ऊपर क्या रिलीज करेंगे? विभिन्न प्रकार के एंजाइम। विभिन्न प्रकार के एंजाइम विमुक्त करेंगे। कौन करेंगे बेटा? जो डीकंपोजर्स हैं। डीकंपोजर्स, अपघटक। तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम विमुक्त करेंगे इसके ऊपर। किसके ऊपर? डेट्रिटस, जो मर्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, सेलुलोज या प्रोटीन है। यस, तो डीकंपोजर जैसे लगातार इसके ऊपर एंजाइम विमुक्त करेंगे बेटा, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सेलुलोज और प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? सरल कार्बनिक पदार्थ में। सरल कार्बनिक पदार्थ में। हाँ तो बेटा, सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, जैसे कि सेलुलोज को ग्लूकोज में बदल दिया और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल दिया। और अब आप समझ सकते हो कि जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक को बदल दिया, है ना। अब इसी में से इसी का कुछ भाग ये अवशोषण कर लेते हैं। इसी का कुछ भाग अपने भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं? अवशोषण। यस, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और फिर उसको अकार्बनिक में बदलते हैं, यानी अवशोषण कर लेते हैं। तो ये कौन सा पोषण कर रहे हैं? अवशोषणी। तो ये पहले क्या करते हैं? पचाते हैं, फिर क्या करते हैं? खाते हैं। यस, ये डीकंपोजर, अपघटक। यस बेटा। अब आप जानते हैं कि प्रकृति में मैं आपको बताऊं कि मुख्यतः जो मुख्य डीकंपोजर हैं, मुख्य अपघटक हैं, डीकंपोजर अपघटक, वो बेटा आप जानते हो बैक्टीरिया और फंजाई है, जीवाणु और कवक, ये होते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता, ये होते हैं आपके डीकंपोजर्स। बात को समझे? अब आप ध्यान दीजिएगा और आगे अपन डीकंपोजिशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो यहाँ डेट्रिटस अपरद की पूरी परिभाषा और वो सारी बातें अपन करेंगे। यस बेटा, ये बात हो गई। भाई प्रकृति में कोई भी डेड हो जाए, डेड बॉडी, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, डेड बायोमास, मर्त जैव भार हो गया, वही आपका डेट्रिटस है, अपरद है। उसमें बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, सेलुलोज, प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं प्रकृति में, सूक्ष्म जीव मृदा में, ये अपघटक जीवाणु का एंजाइम विमुक्त करते हैं। पहले उस जटिल कार्बनिक को किसमें बदलते हैं? सरल कार्बनिक में, तो ग्लूकोज एमिनो एसिड में। उसी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर आप जानते हो कि अकार्बनिक पदार्थों में उसको बदलते हैं, ये डीकंपोजर। यस बेटा। तो सीधी सी बात अपन कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा अपघटक भी, ये जो डीकंपोजर है, डीकंपोजर, ये जो बेटा अपघटक हैं, यस, पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि इनको आपने इनको डीकंपोजर कहा क्योंकि मर्त कार्बनिक पदार्थ का विघटन करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डीकंपोजर आपके क्या है बेटा? सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स क्यों बोला आपने बेटा? क्योंकि ये
मर्द कार्बनिक पदार्थों का, मर्द कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले, उनको तोड़ने वाले, सरल में तोड़ देते हैं, तो मर्द कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले सैप्रोट्रोप्स हो गए, मर्तोपजीवी। प्लस इसको आप कहते हो ओस्मोट्रोप्स, ओस्मोट्रोप्स। तो आप क्यों कहा ओस्मोट्रोप? कि अवशोषण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले, यानी अवशोषणी पोषण करने वाले, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि जो डिकम्पोजर है, अपघटक हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपने दोनों क्लियर कर दिया, सैप्रोट्रोप और ऑस्मोट्रोप। यस बेटा, क्लियर बेटा। अब आप जानते हो कि डिकम्पोजर को आप क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर इनको अपन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि प्रकृति में ये खनिज विमुक्त करने वाले हैं, खनिज विमुक्त करने वाले। पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में, कार्बनिक में, फिर अकार्बनिक खनिज विमुक्त करने वाले, खनिज विमुक्त करने वाले हैं, मिनरल रिलीज करने वाले। तो देखो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवेश करा रहे थे वो प्रोड्यूसर थे, ट्रांसड्यूसर, कन्वर्टर थे, वो सौर ऊर्जा को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये है कि फिर जो डेड हो जाता है, डेड बायोमास है, उस डेड बायोमास यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को पहले सरल कार्बनिक में फिर अकार्बनिक में करने वाले, परिवर्तक करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं, खनिज विमुक्त करने वाले। और प्रकृति से मर्द कार्बनिक पदार्थों को कम करते हैं, हटाते हैं, तो ये रिड्यूसर्स भी हैं। क्या बेटा? रिड्यूसर्स भी कहते हैं इनको अपन, रिड्यूसर्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो अपघटक हैं, आगे अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि अपघटक डिकम्पोजर, डिकम्पोजर खनिज चक्रण में, खनिजों का जो पुनर्चक्रण होता है ना बेटा, खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या खनिज चक्रण में आवश्यक भूमिका, इनके बिना नहीं हो सकेगा, आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो ये लो बेटा, अपन सारे कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर भी हो गए और ये माइक्रो कंज्यूमर भी आपके हो गए, बात को समझे। और अपघटक के रूप में आप जानते हो कि बैक्टीरिया और फंजाई है। यस, तो ये अपन पारितंत्र की संरचना के घटक या कंपोनेंट आपके सामने हो गए। अब बेटा देखिए कि अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि पारितंत्र की संरचना में क्या है, घटक क्या है। यही सारे घटक हैं, उनको मैं और क्लियर करता हूं कि पारितंत्र की संरचना में क्या क्या घटक आते हैं, फिर पारितंत्र के कार्य क्या है, फिर फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के। तो फिर अपन किस पे जाएंगे? फंक्शन पे जाएंगे। बात को समझ रहे हो आप? तो देखिए बेटा नेक्स्ट, और अब देखिए बेटा अपन कहते हैं इस प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा कि इस प्रकार प्रोड्यूसर जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक, वह अपघटक यानी जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर है ना बेटा। तो आप जानते हो इस प्रकार जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, एवं अपघटक डिकम्पोजर पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, आवश्यक घटक हैं, अर्थात बेटा इसेंशियल कंपोनेंट हैं, यानी इनके बिना पारितंत्र अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है ना बेटा। तो प्रोड्यूसर और अपघटक पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, इसेंशियल कंपोनेंट है। ये बायोलंपियाड का क्वेश्चन है बेटा। यस, कि कौन से दो कंपोनेंट है जो पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, इसेंशियल हैं, तो वह प्रोड्यूसर और अपघटक पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं। जबकि अपन कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैक्रो कंज्यूमर है, तो बहुत अच्छी बात है, जबकि मैक्रो कंज्यूमर जो आपने ग्रुप उपभोक्ता पढ़े थे सारे, मैक्रो कंज्यूमर के बिना भी पारितंत्र चल सकता है।
पारितंत्र चल सकता है ना बेटा। मैक्रो कंज्यूमर के बिना भी पारितंत्र चल सकता है। अब देखो मैंने जो आपको लाइन बोली थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी मैंने, कि जल की एक बूंद भी पारितंत्र है ना। जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है, उसको मैं प्रूव करता हूं। जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है ना। कैसे बेटा? देखो मैं कहूंगा कि जल की बूंद, तो जल की एक बूंद के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा कि वहां पर क्या होगा, जो भी फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, ये पादप पलवक फाइटोप्लैंक्टन जो डायटम होते हैं, ये लो जी फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अब इन फाइटोप्लैंक्टन की पादप पलवक की मृत्यु और अपघटन होगा, इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु और अपघटन। तो आप समझ रहे हैं कि यहां जो अपघटक है, मतलब बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया, उस पानी की बूंद में बैक्टीरिया भी है, अपघटक भी है। तो देखो ऊर्जा का प्रवाह हो गया फाइटोप्लैंक्टन से किस पे आ गए, बैक्टीरिया पे। ऊर्जा प्रवाह जो आगे भी आप और समझोगे। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, उन मर्त पादप पलवों का अपघटन करके, और अपघटन के द्वारा आप जानते हो कि उनसे क्या विमुक्त करेंगे, खनिज। क्या विमुक्त करेंगे, खनिज, यस मिनरल, यस बेटा। और ये जो मिनरल है, ये मिनरल ये वापस किसको मिल जाएंगे, पादप पलवक को। तो ये खनिज चक्रण हो गया। बोलो, तो यहां देखो कि प्रोड्यूसर है, पादप पलवक प्रोड्यूसर है और ये अपघटक है, तो ये पारितंत्र चल सकता है ना, बिना मैक्रो कंज्यूमर के भी। इसलिए जल की एक बूंद को पारितंत्र माना जा सकता है। यस बेटा। अब देखिएगा कि जो एनसीईआरटी में आपको कुछ दे रखा है, फिर अपन देखो इन फंक्शन पे आएंगे, क्योंकि पारितंत्र के जैसे आवश्यक घटक प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर बिना भी चल सकता है, वैसे ही पारितंत्र के कई फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण ये उसके आवश्यक कार्य है। आवश्यक क्या है, कार्य। तो देखो कि अब अपन पारितंत्र के कार्यों पे जाने से पहले कुछ बातें और करते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो अपन कहते हैं बेटा, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो मैं आपको जो घटक समझा चुका हूं उन्हीं से आप दिमाग लगाना आपको एनसीईआरटी को पढ़कर। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की पारितंत्र की संरचना और कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो पारितंत्र की बेटा संरचना और क्या, कार्य, है ना बेटा। तो ध्यान से सुनो भाई, पारितंत्र के जो जैविक और अजैविक घटकों का भौतिक स्वरूप ही है। पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों का भौतिक स्वरूप ही इसके संरचनात्मक भाग को निर्मित करता है, यानी संरचनात्मक घटक बनाता है, जो अपन सारे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मैं आपके सामने जो इसके बायोटिक, ये मतलब जैविक की बात कर लेता हूं। बायोटिक जो अपन कर भी चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, यस बेटा। तो देखिएगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, प्लांट प्रोड्यूसर, एनिमल कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, फिर माइक्रो कंज्यूमर में सूक्ष्म जीव। तो ये सारा आप जानते हैं कि पारितंत्र की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीशीज
स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन की मीन हो गया बेटा जातीय रचना, स्पीसीज कॉम्पोजिशन जाति रचना, यानी ये जाति रचना किसका गुण है? बायोटिक कम्युनिटी का, जैविक समुदाय का। तो भाई आप दिमाग लगाओ कि पारितंत्र में तरह तरह की जातियां, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, तो वो उसका बनाते हैं स्पीसीज कॉम्पोजिशन। तो ये पारितंत्र का संरचनात्मक घटक है, जैविक संरचनात्मक घटक। यस, अब तुम जानते हो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जाति विविधता बहुत ज्यादा हो सकती है, और मान लो मरुस्थल है तो जाति विविधता थोड़ी क्या होगी? कम होगी। बात को समझे? तो एक तो आपका हो गया स्पीसीज कॉम्पोजिशन। इसके बाद देखिए कि जैविक में आपसे बात करता हूं कि स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन ये भी तो समुदाय का गुण होता है। स्तर विन्यास, स्तर विन्यास तो बेटा आपने पढ़ा था ना, ऊर्ध्व स्तर विन्यास, ऊर्ध्व स्तर विन्यास, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधे अपनी ऊंचाई के अनुसार अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग स्तरों पर, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। बात को समझ रहे हो? जैसे अपने वहां पर अच्छे से बताया था आपको कि सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल आपका होता है, वहां पर आप जानते हो कि हर्ब, जो शाक या ग्रासेज होती है, फिर आप जानते हो कि सर्ब होते हैं, और फिर आप जानते हो कि बहुत बड़े ऊंचे वृक्ष होते हैं, ऊंचे वृक्ष। तो देखो यहां पर अपन बात करें कि हर्ब, शाक या ग्रास, फिर आप जानते हो सर्ब, झाड़ियां, और फिर बहुत ऊंचे वृक्ष, ट्री। तो अपने बोला था कि ये फर्स्ट लेवल, ये जैसे कि सेकंड लेवल, और ये थर्ड लेवल हो गया। बात को समझे? तो ये तो ऊर्ध्व स्तर विन्यास था, वर्षावनों में ऊर्ध्व स्तर विन्यास। बात को समझ रहे हो? तो ये सारे अपन मिलकर पारितंत्र के संरचनात्मक घटक हैं, ये संरचनात्मक घटक, और उसमें ये बायोटिक एंड लिविंग की बात होगी। इसके अलावा आपने भी कहा कि प्रोड्यूसर, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, जो भी लिविंग बायोमास है, जो पूरे पारितंत्र में जीवित जैव भार है, लिविंग बायोमास का मतलब हो गया जीवित जैव भार। तो ये जीवित जैव भार किसको करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को, खड़ी फसल, आगे पढ़ेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। तो वो भी सारा का सारा क्या है बेटा? पारितंत्र का संरचनात्मक घटक है। क्लियर? ये तो आपके हो गए बायोटिक। फिर आप जानते हो एबायोटिक में, अभी अपन ने बताया था एबायोटिक में, एबायोटिक कंपोनेंट में आपको मैंने बताया था कि जैसे अजैव पर्यावरण कारक, वो तो खैर तापमान और वो हो गए, वो तो कोई संरचनात्मक घटक थोड़ी बनेंगे, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे मृदा के अंदर इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो खनिजों की मात्रा है, खनिजों की मात्रा जो होती है उसको अपन कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था। बात को समझ रहे हो? यानी इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में अकार्बनिक खनिजों की मात्रा। और जानते हो ना, मृदा का संगठन पढ़ते हो तो मृदा के अंदर क्या है? खनिज है ना, खनिज। तो ये सारी बात आ गई। तो ये आपके संरचनात्मक घटक हो गए, और वो जैविक और अजैविक का जो भौतिक स्वरूप है वो ही अपन बात करें कि संरचनात्मक भाग को निर्मित करता है। उसके बाद बेटा देखो कि फंक्शन, जो इकोसिस्टम के फंक्शन होंगे, इकोसिस्टम के कार्य होंगे, फंक्शन, बहुत सारे कार्य, प्रोसेसेस, कि जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे ना, वो एब्जॉर्ब, अवशोषित करेंगे, तो किस दर से करेंगे? तो वहां प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। और फिर आप जानते हो कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे,
और अपने उपापचय में खर्च करने के बाद अपने बॉडी में संचित करेंगे वो पादप, फिर वो पादप शाकाहारियों को भोजन उपलब्ध कराएंगे, शाकाहारी मांसाहारियों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो वहां पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होगा। किसका होगा? ऊर्जा का प्रवाह। और जो मर्त हो जाएगा उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो बहुत सारे फंक्शंस इकोसिस्टम के वो क्या होते हैं? फंक्शंस। अब बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम के पारितंत्र के कार्य क्या होते हैं। यस बेटा, इसी को एक बार अच्छे से लेकर मैं बहुत अच्छे लेवल पे आपको फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आपको सिखाएंगे, इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है ना? थैंक यू।